किसी ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर कई बार फिसलती है, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, क्रिस्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जीव विज्ञान को पढ़ रहे थे। दोस्तों जीव विज्ञान से जुड़ी हुई आज की हमारी 22वीं क्लास है। हमने एक टॉपिक प्रारंभ किया था पाचन तंत्र, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों पाचन तंत्र में जो हमने पाचन की परिभाषा के तौर पर देखा था, उसे कुछ इस प्रकार से देखा था। जब हम किसी जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में अंतःग्रहण करते हैं, उन्हें खाते हैं, दोस्तों इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल करना, उन्हें छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और हमारे शरीर में इस क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। क्या देखा था? जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, इन्हें छोटे छोटे अणुओं में क्या करना? परिवर्तित करना, इन्हें सरल करना। देखिएगा, अगर हम इसके एक संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमें पहले इसकी संरचना देख लेना चाहिए कि आखिर जो हमारे शरीर में पाचन तंत्र की संरचना है, कहाँ से पाचन प्रारंभ होता है, कैसे अंदर पहुंचता है, किन किन भागों से होकर गुजरता है, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ प्रत्येक पार्ट हमारे लिए जानने के योग्य है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। अगर आप पिछले एग्जाम उठा के देखें तो पाएंगे कि पाचन तंत्र, जब हमने स्ट्रक्चर की बात करें, पहला वीडियो था ये हमारा पाचन तंत्र से संबंधित दूसरी क्लास है, तो उसमें देखेंगे तो हमने देखा था पाचन तंत्र, मुख गुहा, दांत, इन सब के बारे में देखा था। थोड़ी इसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या है? मुख गुहा हो गई। हाँ, थोड़ा इस प्रकार से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही देखेंगे। कुछ इस प्रकार से जो यहाँ हमारा होता है, ऐसे भी होता है। इस प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों जो हमारा यह भाग है, मान लीजिए ये हमारा मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा। देखिएगा, मुख गुहा में हमने दांतों के बारे में विस्तार से देखा, जीभ के बारे में देखा, जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, हमने ये भी देखा। दांतों की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के दांत होते हैं, हमने इन सब के बारे में अपनी पहली क्लास में विस्तार से बात की। देखिएगा, इसके बाद मुख गुहा के बाद एक छोटी सी नली पढ़ी थी हमने, ग्रासनी। कौन सी नली देखी थी? ग्रासनी। और कहा था कि मुख गुहा का जो अंतिम भाग होता है उसे ग्रासनी कहते हैं, और इसमें भोजन को निगलने और श्वास लेने का छिद्र होता है। क्या? ग्रासनी। मुख गुहा के जो पीछे वाला भाग है उसे हम ग्रासनी कहते हैं। दोस्तों ग्रासनी के नीचे वाला जो भाग है, देखिए जो हमारा ये वाला भाग है गले का, जिसे हम कंठ कहते हैं, इस नली को हम ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। दोस्तों ग्रास नली की शुरुआत जो है ग्रासनी के अंतिम भाग से
अमाशय तक होती है, अर्थात आमाशय और ग्रासनी के मध्य जो नली होती है उसे हम ग्रास नली कहते हैं। अगर हम इसे परिभाषा तौर पर लिखें तो कह सकते हैं कि देखिए यहाँ तक हमारी ग्रासनी है और ग्रासनी से अमाशय, ये हमारा अमाशय है, लिख लीजिएगा अमाशय, स्टोमच। क्या है? स्टोमच। दोस्तों तो हम कह सकते हैं इसे परिभाषा के तौर पर कि वह नली जो ग्रासनी और अमाशय के मध्य एक लंबी नली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं, मांसपेशियों से बनी हुई होती है। अगर हम ग्रास नली की लंबाई की बात करें, थोड़ा ग्रास नली के बारे में लिख लीजिएगा। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों 9 से 10 इंच। कितनी? 9 से 10 इंच इसकी लंबाई होती है, ग्रास नली की लंबाई। इसका कार्य क्या होता है? मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। क्या कार्य होता है? लिख लीजिए कार्य को। कार्य मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बना है कि जो ग्रास नली होती है इसमें जो भोजन गति करता है उस गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार ही ग्रास नली में भोजन की गति को क्रमाकुचन गति कहते हैं, या क्रमाकुचन गति ग्रास नली में होती है। देखिएगा ग्रास नली में भोजन की गति को क्या कहते हैं, या ग्रास नली में भोजन किस प्रकार की गति करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है। देखिएगा क्या कहते हैं? क्रमाकुचन। ग्रास नली में भोजन क्रमाकुचन गति करता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रास नली में भोजन की गति होती है, निगलने की गति होती है, जब जैसे ना ग्रासनी से भोजन निकल के ग्रास नली में पहुंचता है तो वह किस प्रकार की गति करता है? कैसी गति करता है? क्रमाकुचन गति करता है। और इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। दोस्तों ये हमारा क्या है? आमाशय है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आमाशय। थोड़ी सी साफ करते हैं क्योंकि आमाशय के बारे में हमें विस्तार से देखना है। क्या है? आमाशय। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये हमारी वक्ष गुहा है। क्या है? उदय गुहा, जिसे हम वक्ष गुहा भी कहते हैं। अगर अमाशय की हम लोकेशन की बात करें तो यह कहाँ है? इसके बाएं ओर अवस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि अमाशय वक्ष गुहा या उदय गुहा के बाएं ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? देखिएगा उदय गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। दोस्तों यह एक थैली नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना है? संरचना थैली जैसी संरचना होती है, लेकिन इसके अंदर जो थैली नुमा संरचना होती है पीले रंग का अम्लीय द्रव भरा होता है। क्वेश्चन बनता है कि पीले रंग का अम्लीय द्रव कहाँ उपस्थित होता है? ये अमाशय में कौन सा द्रव उपस्थित होता है? तो इसमें पीले रंग का अम्लीय द्रव, पीले रंग का अम्लीय द्रव भरा हुआ होता है। कहाँ? अमाशय में। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब हमने अम्लीय द्रव की बात करी है तो अम्ल का है ना पैमाना कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे पीएच, जिसे हम पीएच मान कहते हैं, तो जाहिर सी बात हमें इसका पीएच मान भी पता होना चाहिए। इस पीले द्रव का 1.8
कितना होता है 1.8। पूछ सकता है कि देखिए, जब तक हम इन्हें गहराई से नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में हमें एक एक बात पता नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन छट गए हैं। बार बार वो एक ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो उसने पूछ लिया है ना। तो थोड़ी कुछ नया पूछने की कोशिश करेगा। गहराई की बात करें तो शायद पूछ ले अमाशय के अंदर जो अम्लीय द्रव रहता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, जो अमाशय होता है ना, जो इसके आंतरिक भाग है, अमाशय के जो अंदर का भाग होता है, इसकी आंतरिक दीवार होती हैं, इसे म्यूकोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? लिख लीजिएगा, म्यूकोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकोसा कहा जाता है। जो आंतरिक दीवारें हैं जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, यह एक कोशिकाओं से बनी होती हैं, जिनका नाम है एपिथेलियम कोशिकाएं। क्या नाम है? एपिथेलियम कोशिकाएं। अमाशय का जो आंतरिक भाग है इसे म्यूकोसा कहते हैं और यह एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होता है, एपिथेलियम कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों, एपिथेलियम कोशिकाएं ही जठर ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? ये कोशिकाएं जठर ग्रंथियों का निर्माण करती हैं, जठर ग्रंथियों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। थोड़ा इस प्रकार से देखिएगा। हाँ, और जब जठर ग्रंथियों का निर्माण करती हैं तो यह अमाशय में जठर रस का रिसाव करती हैं। ग्रंथियों का क्या काम रहता है? जठर रस का रिसाव करना। तो ये भी लिख लीजिएगा, जठर ग्रंथियाँ अमाशय में जठर रस का रिसाव करती हैं, रिसाव करती हैं। अब थोड़ा स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा। हमने आपसे कहा कि अमाशय का जो आंतरिक भाग होता है उसे म्यूकोसा कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। और हमने कहा जो इसका आंतरिक भाग है, ये वाला भाग आंतरिक भाग है, यह किससे बना होता है? एपिथेलियम नामक कोशिकाओं से बना होता है। तो यही देख लीजिएगा, कौन सा? एपिथेलियम नामक कोशिकाओं से बना होता है। और इन कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है? माना कि हमारे जठर ग्रंथियां हैं। इन कोशिकाओं से जठर ग्रंथियों का निर्माण होता है और जठर ग्रंथियां ही अमाशय में जठर रस का रिसाव करती हैं। इन ग्रंथियों से क्या होगा? जठर रस का रिसाव होगा। देखिए, क्वेश्चन को रिपीट करना या किसी शब्द को रिपीट करना पढ़ने का तरीका है। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, है ना। दिमाग उसकी इमेज दिमाग में सेट नहीं होगी। और जब तक किसी भी विषय की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी पेज की इमेज आपके दिमाग में ना बने, अब उस टॉपिक से समझिएगा। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो पेपर में वो गलत हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ अपन रट नहीं सकते। हमें उसकी इमेज याद होना चाहिए, है ना। तो इनकी इमेज याद करिए, इनके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिएगा, जल्दबाजी ना करिए। तो क्या होता है? जठर रस का रिसाव करती है। अब दोस्तों, अमाशय 3 भाग होते हैं। देखिएगा, यहीं लिख लीजिएगा, अमाशय के 3 भाग होते हैं। एक अग्रभाग, आराम आराम से लिख रहा हूँ, मध्य भाग और पश्च भाग। क्या होता है? अमाशय के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य भाग पूछ लिया गया है, शायद अग्रभाग पूछ ले, पश्च भाग पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते, हमें तीनों को पढ़ना है। तो देखिएगा, अग्रभाग भाग की बात करें
तो इसे कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। लिख लीजिएगा, कार्डियक। जो मध्य भाग होता है तो उसे फुंडिक कहते हैं। यही पूछ लिया गया है कि अमाशय के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। दोस्तों, जो इसका पश्च भाग है इसे पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। तो लिख लीजिएगा, पाइलोरिक। अमाशय के पश्च भाग को पाइलोरिक कहते हैं। देखिएगा, अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग को फुंडिक कहते हैं और पश्च भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। दोस्तों, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का, ना कि कार्बोहाइड्रेट का, है ना। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमें इसके एंजाइमों को पढ़ना है। कभी कभी इसके एंजाइमों से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सा एंजाइम अमाशय में पाया जाता है, वो क्या कार्य करता है ना। इस प्रकार के एंजाइम भी ज़्यादा नहीं है, 4 एंजाइम को देखना है ना। इसी से संबंधित शायद क्वेश्चन पूछ ले। कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, उसे इतनी गहराई के साथ पढ़िएगा कि अपन एग्जामिनर को चैलेंज कर सकें। और जब तक गहराई के साथ नहीं पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। गहराई से तो पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग डाल लीजिएगा, एंजाइम। एंजाइम दोस्तों, अमाशय में मुख्यतः 4 एंजाइम पाए जाते हैं। वैसे एंजाइम तो काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं। देखिएगा, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देख लीजिएगा। कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4 एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्टिन, रेनिन, जठर लाइपेज। क्या? पेप्टिन, रेनिन, जठर लाइपेज, जठर म्यूसिन। दोस्तों, इन एंजाइमों के अपने अपने कार्य हैं। हमें इन कार्यों के बारे में पता होना चाहिए कि जो एंजाइम अमाशय में पाए जाते हैं, इनकी इसमें क्या भूमिका है। देखिएगा, हमने पहले कहा कि नोट में लिखा कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। तो जाहिर सी बात है एंजाइम क्या करेंगे? प्रोटीन को पचाने में सहायता करेंगे। तो लिख लीजिएगा, इन एंजाइमों का काम प्रोटीन को पचाने में सहायता करना होता है। यह प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं। देखिए, पेप्टिन क्या काम करता है? जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। लिख लीजिएगा, पेप्टिन जो होता है प्रोटीन को किस किस में परिवर्तित करता है? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? पेप्टोन में परिवर्तित करता है। दोस्तों, अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें, रेनिन,
जाहिर सी बात है रेनिन एग्जाम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। जब हमने प्रोटीन को देखा था, प्रोटीन को पढ़ा था, तो वहाँ रेनिन नाम आया था। देखिए जो रेनिन एंजाइम होता है, जो दूध में प्रोटीन उपस्थित होता है उसे पचाने में सहायता करता है। तो लिख लीजिएगा, दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। दोस्तों अब देखिएगा, जाहिर सी बात है, हमने कहा दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना। दोस्तों दूध में संभवतः 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिएगा, कैसीन और कैरोटीन। क्या? कैसीन और कैरोटीन। जो कैसीन होता है यह दूध में सफ़ेद रंग का कारक होता है, दूध को सफ़ेद रंग प्रदान करता है। क्या करता है? सफ़ेद रंग प्रदान करता है। और कैरोटीन दूध को हल्का पीला रंग प्रदान करता है। जो देखा होगा, जो गाय का दूध होता है वह हल्का पीला दूध होता है, तो उसमें कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और कैसीन क्या करता है? दूध को सफ़ेद रंग प्रदान करता है। दोस्तों ये जो प्रोटीन हैं इनका निर्माण स्तन ग्रंथियों में होता है। कहाँ होता है इनका निर्माण? स्तन ग्रंथियों में होता है। स्तन कहाँ होता है? स्तन ग्रंथियों में होता है। ये भी लिख लीजिए, रेनिन एंजाइमों का निर्माण वयस्कों में होता है। कहाँ होता है? वयस्कों, जो लोग बड़े होते हैं इस एंजाइम का निर्माण उन्हीं में होता है। क्योंकि दूध जो है, स्तन ग्रंथि कहाँ होते हैं? एक अवस्था के बाद ही, है ना, इनका निर्माण होता है। जब व्यक्ति वयस्क अवस्था में पहुँच जाता है तो इनका निर्माण वही वयस्क अवस्था में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेनिन एंजाइम, है ना, वयस्क लोगों में पाया जाता है। देखिए जठर लाइपेज, थोड़ी से देख लीजिएगा, जठर लाइपेज यहीं देख लीजिएगा, फिर चौथे एंजाइम को हम देख लेंगे। तो जठर लाइपेज होता है, यह वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। कहाँ परिवर्तित करता है? वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल क्या करता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। कौन सा? जठर लाइपेज। तो जो हमारा चौथा एंजाइम है जठर म्यूसिन, क्या है? जठर म्यूसिन। यह क्या काम करता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब हमारा भोजन अमाशय में पहुंच जाता है तो उसमें कुछ अम्लीय पदार्थ होते हैं, अम्लीय द्रव घुल जाते हैं। दोस्तों इस अम्लता से अमाशय की दीवारों को बचाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन में उपस्थित अम्लता से या अम्लीय प्रभाव से अमाशय की दीवारों को बचाने का प्रयास करता है, या अमाशय की दीवारों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो लिख लीजिएगा, भोजन में उपस्थित या भोजन में पाए जाने, भोजन लिख लीजिए, भोजन में उपस्थित अम्लीयता से अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है, या अमाशय की दीवारों को अम्लता से बचाने के लिए रक्षक होता है, उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो अम्ल आता है इस अम्ल से क्या करता है? इन दीवारों की रक्षा करता है ना। कौन सा? जठर म्यूसिन एंजाइम। दोस्तों एक एंजाइम का तनु HCl अम्ल का नाम सुना होगा, है ना। तनु HCl अम्ल,
लिख लीजिएगा, तनु HCl अम्ल, तनु HCl अम्ल। यह क्या कार्य करता है? तनु HCl अम्ल हमारे शरीर में भोजन को पचाने में सहायक होता है। क्या होता है? भोजन को पचाने में सहायक होता है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे जीवाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें नष्ट करने का काम कौन करता है? तनु HCl अम्ल करता है। तो लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं तो बोल दिए रहे हैं। तनु HCl अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन के तौर पर ग्रहण किए गए छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है तनु HCl अम्ल। दोस्तों, ये तो हुआ था हमारा आमाशय ना। इसके बाद हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पाचन क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। नमस्कार।